डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कल या प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा था उसमें देखा था कि डिजाइन कैसे करते हैं। अभी जांच हम नहीं बताए थे वहाँ पर। क्या है कि जांच जो है वो अलग से हम पहले देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद जो है दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक है, चेकिंग से पहले हम लिमिट स्टेट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि उसका भी यूज चेकिंग में होता है। तो कल जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वो हमने देखा था कि यदि किसी धर्म का स्पैन दिया हो, उस पर आने वाला लोड दिया गया हो, तो उस लोड और स्पैन के आधार पर या स्ट्रेस के आधार पर हम डेप्थ ऑफ बीम कैसे निकालेंगे। डेप्थ ऑफ बीम के बाद फिर हम कहेंगे कि इसमें स्टील रेनफोर्समेंट कितना निकाला जाएगा। ठीक है, फिर कितने में बैच के सैया हो तो नंबर ऑफ बार भी कैसे निकालेंगे, इनके बारे में हमने देखा था। आज उसी पे हम जो है न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, उसी पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। बेसिकली अगर देखा जाए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर कह दिया डिजाइन कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर कह दिया डिजाइन कीजिए, तो डिजाइन का मतलब हमारे पास ये होता है कि हमें उसकी साइज बताना, कितनी चौड़ी है, कितनी गहराई होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहेंगे कि जो भी इस पे आने वाला लोड है, इस लोड के आधार पर या इस लोड को बियर करने के लिए, धरन को बेंडिंग से बचाने के लिए, ठीक है, इसमें कितना रेनफोर्समेंट डाला जाए। ठीक है, तो साइज, रेनफोर्समेंट अर्थात गहराई और रेनफोर्समेंट, यही हमारा डिजाइन कहलाता है। इसके बाद फिर हम करते हैं चेकिंग। चेकिंग में बहुत सारे चेकिंग होती हैं, जैसे सीयर चेकिंग हो गया, ठीक है, रेनफोर्समेंट चेकिंग हो जाता है, फिर डेवलपमेंट लेंथ में जो है चेकिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो चेकिंग जो है हम अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल लगाते हैं। क्लियर होगा? तो चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन मान लेते हैं कोई भी। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीम है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, बीम है, और इस बीम पर जो स्पैन दिया गया है, इसका जो स्पैन दिया जा रहा है, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए आप लोग, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, कुल मिला के आप कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक बार समझ लेंगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने कोई स्पैन ले लिया और इस स्पैन को हमने मान लिया यल, अर्थात कैपिटल एल, हमारा क्या है, क्लियर स्पैन है। क्लियर स्पैन का हम मान ले लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि इसका जो मान ले रहे हैं कितना ले लें, 5 मीटर हम ले लेते हैं। आप कुछ भी ले लीजिएगा, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 4.5 ले लीजिए, उससे मतलब नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है, और ये सपोर्ट का जो, ठीक है, चौड़ाई है, थिकनेस है, वो हम कुछ मान लेते हैं यहाँ पर, और ये हम ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर। ये भी हम ले लेते हैं कितना, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है, पढ़े भी होंगे कि वाल की जो स्टैंडर्ड थिकनेस होती है वह 30 सेंटीमीटर ली जाती है, तो हम वही 30 सेंटीमीटर यहाँ पर ले रहे हैं। क्लियर हो? अच्छा, एक चीज और, जरूरी नहीं हम 30 ले तो आप भी 30 लीजिए, आप अपने हिसाब से कुछ भी मेजर कर सकते हैं। बस हमारा कहना क्या है, कंसेप्ट पे आप ध्यान दीजिए बस। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर यूडियल फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, यूडियल लगा देते हैं लोड। ठीक है, बात यह आती है कि यूडियल ही क्यों लगा रहे हैं, भाई पॉइंट लोड भी लगा सकते हैं, लेकिन ठीक है, अभी हम आपको चेकिंग में बताएंगे कि इसमें एंकर बार डाला जाता है, लटकन छड़ डाली जाती है। ये क्यों डाला जाता है, तो हम कहेंगे किसी भी धर्म पर आने वाले पॉइंट लोड को, किसी भी धर्म पर आने वाले पॉइंट लोड को यूडियल में कन्वर्ट करने का काम करता है एंकर बार। आप लोग क्या जानते हो, आप लोग सिर्फ इतना जानते हो कि एंकर बार जो डाला जाता है वह स्टीरप्स को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए डाला जाता है। भाई जरूर सही है, वो भी सही है। ठीक है, वो भी सही है अपने स्थान पर कि एंकर बार सामान्यतः स्टीरप्स को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए डाला जाता है। लेकिन ठीक है, अगर कुछ केसों में और एनालिसिस किया जाएगा तो वहां पर देखने में ये आता है कि जो भी एंकर बार है वो आने वाले पॉइंट लोड को यूडियल में चेंज करता है या बदल देता है। ठीक है, तो हम ये एक इमेज नहीं करते हैं, अर्थात काल्पनिक है यह, हम सिर्फ मानते हैं, एज्यूम करते हैं। अगर पॉइंट कोड लगा के दे रहा है तो वो क्वेश्चन आपको पॉइंट कोड के आधार पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, अच्छा आपको अगर देखना है प्रैक्टिकली देख लीजिएगा।
एक बार उठाइएगा, एक सरिया, उसको उठा के 2 ईंट पर रख देना और यहीं पर आप चढ़ जाइएगा, लगा रहे हैं पॉइंट को। लेकिन देखेंगे कि हमारा कुछ इस प्रकार से बेंड होगा, और ये जो बेंडिंग है, ठीक है, हम जानते हैं कि असमानता किसके कारण होता है, यूटिल के कारण होता है, क्लियर हुआ। तो जो भी पॉइंट लोड रहता है बीम पर, वो हम मान लेते हैं कि यू बीम में क्या होता है, चेंज रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पॉइंट लोड दिया तो उस पॉइंट लोड को हम लगाएंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ हम मानते हैं कि पॉइंट लोड कार्य नहीं करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रहा है तो वो आपको सॉल्व करना है, क्लियर हुआ। मान लेते हैं यहाँ पर जो लोड लग रहा है, ठीक है, कितना मान लें भाई, ठीक है, कितना मान लें, चलो मान लेते हैं यहाँ पर हम 8 किलो न्यूटन पर मीटर, 8 किलो न्यूटन प्रति मीटर की दर से यहाँ पर लोड कार्य कर रहा है, क्लियर हुआ। अब इस पर हम कुछ नहीं दे रहे हैं, इस पर हम कुछ नहीं दे रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक कमरा है और उसी कमरे का जो स्पैन दिया गया है इतना दिया गया है, और इस पे हमें बीम ढालना है, और उसके ऊपर जो आने वाला लोड है वो लोड हमने इतना ले लिया, ठीक है। अब यहीं से आपको समझना है कि सामान्यतः हम कौन से कंक्रीट यूज करेंगे, कौन सा ग्रेड स्टील यूज करेंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं कि IS कोड 456/2000 के अनुसार मिनिमम ग्रेड की जो भी कंक्रीट है RCC के लिए वह M20 ग्रेड से कम नहीं होना चाहिए, क्लियर हुआ। IS कोड 456/2000 के अनुसार हम जानते हैं कि RCC के लिए मिनिमम ग्रेड की जो भी कंक्रीट होगा वह M20 से कम नहीं होना चाहिए, क्लियर हुआ। और स्टील कौन सा नहीं है, तो बात ये आती है कि आप FI 250 ले सकते हैं, FI 415 ले सकते हैं, FI 500 ले सकते हैं। FI 415 ले सकते हैं तो क्या हम FI 250 नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हो, परंतु हम जानते हैं, ठीक है, या प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि FI 250 जो होता है, ठीक है, FI 250 जो होता है या प्लेन बार होती है। अब प्लेन बार की जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है वह कम होती है, किसकी अपेक्षा? टोर बार की अपेक्षा, अर्थात डिफॉर्म बार की अपेक्षा। और उसकी जो यील्ड स्ट्रेस होती है वह यील्ड स्ट्रेस भी डिफॉर्म बार की अपेक्षा कम होती है। कितना कम होती है? 50% यील्ड स्ट्रेस कम होती है, 60% बॉन्ड स्ट्रेस कम होती है, क्लियर होने से मतलब अगर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की बात किया जाएगा तो 60% कम होगा प्लेन बार की, और जबकि यील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 50% कम होगा किसकी? प्लेन बार की। किसकी अपेक्षा? डिफॉर्म बार की अपेक्षा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हर चीज में तो हमारा नुकसान ही हो रहा है प्लेन बार लेने से, तो इससे अच्छा है कि हम टोर बार ले लेते हैं या TMT बार ले लेते हैं या डिफॉर्म बार ले लेते हैं। भाई दोनों क्या है? तीनों एक ही चीज है, ठीक है। ये आप पीछे वाले लेक्चर में जाके देखिए, वहां पर बताया गया आपको विस्तार से। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं क्या कि हमें सिर्फ इतना ही पता था, फिर हमने यहाँ पर मान लिया M20 ग्रेड का कंक्रीट ले रहे हैं और FE 415 ग्रेड की स्टील यूज कर रहे हैं, क्लियर हुआ। हमने मेरिट और डिमेरिट दोनों हमने दिखा दिया यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। इतना लिया गया। अच्छा, फिर यहीं पर हम एक चीज और बात कर रहे हैं कि RCC की डेंसिटी कितनी होती है, RCC की डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे, इसकी डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा होता है 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, 25,000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, क्लियर हुआ। 2500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, बता रहे क्लियर हुआ नहीं हुआ। ये हमारा जिसका होता है RCC का होता है, RCC का रेनफोर्समेंट कंक्रीट, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे PCC का, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है। सिटी में आप लोग पढ़े होंगे, सिटी में जहाँ पर डेंसिटी था वहाँ पर ढेर सारा बताया गया था आपको, ठीक है। PCC की अगर हम बात करेंगे तो PCC जो होता है इसकी जो डेंसिटी होती है वो हमारा कितना लेते हैं? 24,000 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, बता रहे क्लियर हो। तो ये इसकी क्या है? डेंसिटी। भाई एक ही चीज है, यूनिट सिर्फ चेंज है, बस यूनिट सिर्फ चेंज है, बाकी सब क्या है? एक ही चीज है। RCC के लिए तीनों क्या है? सेम है। PCC के लिए तीनों क्या है? सेम है। तो तीनों चीज क्या है? एक ही है, बस अंतर क्या है? यूनिट सबकी चेंज कर गई है। और ये आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी प्री में पूछ लेता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, क्लियर हो।
अगर आप ज्ञानती पब्लिकेशन की बुक उठा के देखेंगे तो वहाँ पर 25 ना लिख करके, ठीक है, 28 सही किया गया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन था ही नहीं, तो उसके आसपास जो था उसी को उन्होंने क्या किया, सही किया है। ठीक है, क्वेश्चन आपका हम करवाएंगे कल से। पहले आप न्यूमेरिकल के चैप्टर न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लिया है, इतना हमारे पास है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और पहले स्टेप में हम करते क्या है, साइज ऑफ बीम। साइज ऑफ बीम, जब साइज ऑफ बीम की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इसका जो गहराई होता है वो हम मानते हैं कितना, स्पैन बाई, ठीक है, 8 to स्पैन बाई 10, ये जनरली आपका ले जाता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अच्छा बात क्या आती है इसमें, कभी कभी आप लोग ये सोचते हो कि इफेक्टिव लेंथ से हम निकालेंगे, ठीक है, कि क्लियर स्पैन से निकालते हैं, तो ऐसा बात नहीं है। अगर वर्किंग स्ट्रेस की आप बात करेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस में वो इफेक्टिव स्पैन से सॉल्व करते हैं, ठीक है, जबकि वो सही होना चाहिए क्या, क्लियर स्पैन पे। कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग इन्होंने सॉल्व किया है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर क्लियर स्पैन से लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिजाइन कर रहे हैं, ये गहराई हमें निकालना है वास्तव में, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, हम यहाँ से निकाल रहे हैं, कितना है भाई, यहाँ पर 5 मीटर है, 5000 भागे हम कर देंगे, कितना है इसका 8, ये आ जा रहा है आपका 625, कितना आ जा रहा है 625। हम ये लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये लेकर के हम चल रहे हैं, और यहाँ पर जो आपका मान आया है 5000 पूरे का बटा 8, और इसको हमने सॉल्व किया, कितना आ गया 625 है। क्लियर हो नहीं हो, ठीक है। अब देखो आप कंफ्यूज नहीं हुई, वहाँ पर क्लियर स्पैन रहेगा, इफेक्टिव स्पैन रहेगा, ये भी हमें एक्चुअल में निकालना पड़ेगा। ये हम सिर्फ अभी मान रहे हैं लोड के लिए, क्योंकि इसमें सेल्फ वेट थी, तो अभी क्या आएगा, भार आएगा। जैसे ये हमारे पास बीम है, इस बीम पर आने वाला भार हमने देख लिया 8 किलोमीटर प्रति मीटर, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉलम लगाया गया, इस कॉलम पर कितना भार आएगा, इस कॉलम पर कितना भार आएगा, तो हम कहेंगे ये तो आ ही रहा है, और साथ में इनका भी भार आएगा, इनका स्वयं का भार आएगा, तो उस स्वयं के भार के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो इसको हम निकालेंगे, 625 में आया, और फिर इसके लिए हम डी की बात करेंगे। हम जानते हैं d/2 से d/3, क्लियर है से, तो इसको भी, ठीक है, भागे 2 हम कर देते हैं इसी को, ठीक है। इसका मान आ रहा है 312.5, ठीक है। हम किसको लेके चल रहे हैं, इसको लेकर के चल रहे हैं, और इसका मान आ गया 312.5। हम मान लेते हैं लगभग 300 mm बी का मान आ रहा है। कितना मान लेते हैं, 300 में मान लेते हैं, ठीक है। ये मान कैसे रहे हैं, क्योंकि आप जो शटरिंग यूज करते हो वह शटरिंग इतने साइज के एक्यूरेसी में नहीं मिलेगा, ठीक है, इतने एक्यूरेसी में नहीं मिलता है। तो वर्किंग स्ट्रेस में लगभग हम 10 mm का टॉलरेंस लेकर के चलते हैं, और लिमिट स्टेट में लगभग हम 5 mm का टॉलरेंस लेकर के चलते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस लाइफ, क्लियर हुआ। लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन में 2 से 3 mm का टॉलरेंस हर जगह ले सकते हो, ठीक है, डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहाँ पर क्या है 312.5, तो इतने थर्माबंदी हमें अवेलेबल नहीं रहता है। हम 310 ले सकते हैं, 320 ले सकते हैं, 315 ले सकते हैं, तीनों सही होगा। हमने यहाँ पर कितना लिया है 300, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं बीम को डिफ्लेक्शन से बचाने के लिए उसकी गहराई को बढ़ाते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाए थे, ठीक है, लिमिट स्टेट में उसको हम विस्तार करेंगे, क्लियर हुआ से। तो हम क्या जानते हैं कि डिफ्लेक्शन में बचाना है तो उसकी गहराई बढ़ा दीजिए, तो हम क्या कह रहे हैं, चौड़ाई को कम करके गहराई को बढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो हमारे ख्याल से डी भी आपको मिल गया है, डी भी आपको मिल गया है। डी कितना मिला है 625, इसको आप 620 भी मान सकते हैं, ठीक है, 620 भी मान सकते हैं, और बी आपका कितना आ गया है 300 mm, ठीक है। जो भी आपको मानना है मान लीजिएगा, इसको हम 620 mm भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। वही 5 mm बाई थर्मोबंदी वाला काम रहता है, क्लियर हुआ से। पहला आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप की हम बात करेंगे, सेकेंड स्टेप की जब हम बात करेंगे तो सेकेंड स्टेप में आपका इफेक्टिव स्पैन की जरूरत पड़ती है। सेकेंड स्टेप की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम निकालेंगे इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन हमारा क्या होगा, यहाँ पर जब इफेक्टिव स्पैन की बात करेंगे तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, अर्थात L = आपका क्या होगा, हम कहेंगे 5 + 0.3 अर्थात 5.3 मीटर। भाई 15 इधर 15 इधर पॉइंट, ठीक है, दोनों को हम जोड़ देंगे, उठा के 5.3 मीटर हो जाएगा।
हमें एल ई का मान मिल गया, एल ई या एल का मान मिल गया स्मॉल एल का, और वो कितना मिला आपका 5.3 मीटर, 5.3 मीटर। बता रहे क्लियर हो गया यहाँ से। अब तीसरे स्टेप में क्या निकालते हैं, हमें यल का मान हमें मिला 5.3 मीटर, 5.3 में ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा लोड। क्यों भाई, हमने साइज निकाल लिया, मान लिया, इफेक्टिव स्पैन मान लिया, अब हमें लोड का एनालिसिस करना है, क्योंकि बगैर लोड को आपको मोमेंट का पता नहीं चलेगा, और जब मोमेंट का पता नहीं चलेगा तो हम गहराई किसके आधार पर निकालेंगे। और जब गहराई नहीं निकाल पाएंगे, या हम कह सकते हैं क्या कि जब गहराई नहीं निकाल पाएंगे तो हम आइक्यूरेस की साइज भी नहीं बता सकते हैं। क्लियर हुआ। फिर मोमेंट के आधार पर ही हम स्टील रेनफोर्समेंट भी तो बताते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, लोड का एनालिसिस करते हैं, और स्टेप नंबर 3 जो आएगा वो आएगा आपका लोड। वो हमारा क्या आएगा, लोड। अब लोड में सबसे पहले तो जो आपका लोड आ रहा है उसको हम ले लेंगे, ठीक है। अर्थात हम कह देते हैं यहाँ पर सुपर इम्पोज लोड, ठीक है, या इसी के स्थान पर आप लाइव लोड भी कह सकते हैं, ठीक है, लाइव लोड भी कह सकते हैं। लेकिन हम लाइव लोड क्यों नहीं कह रहे हैं, तो यहाँ पर सुपर इम्पोज क्यों। लाइव लोड का मतलब ये होता है कि समय के साथ चेंज हो जाए, समय के साथ चेंज हो जाए, लेकिन ये यहाँ पर फिक्स कर दिया है कि ये इतना आ रहा है। जैसे अगर विंड प्रेशर हो गया, ठीक है, आपको एक प्रेशर हो गया तो उसको हम लाइव लोड के अंतर्गत रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, लाइव लोड या सुपर इम्पोज लोड, दोनों भी आप दे सकते हैं, सुपर इम्पोज लोड, या इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, लाइव, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं दोनों लिखा रहता है। और ये हमने मान लिया 8 किलो न्यूटन प्रति मीटर। अब हम सेल्फ वेट भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे यहाँ पर, सेल्फ वेट। ये सेल्फ वेट कैसे निकलेगा, इसका स्वयं का भार, इसका स्वयं का भार। हम कहेंगे यह लंबाई ले लीजिए, चौड़ाई ले लीजिए, मोटाई ले लीजिए, आयतन निकल गया। हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से मास निकाल लेकर मैं हम कहेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, होगा कि नहीं होगा। अब बात यह है हमें तो भार निकालना है, जी से गुणा किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जी का मान, ठीक है, बीम अभी आपकी यहाँ पर है, थोड़ी देर में उठा के हमने यहाँ पर कर दिया, थोड़ी देर में फिर हमने उठा के यहाँ पर कर दिया, क्या जी का मान चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब ये तो है नहीं कि बीम आप ढाल यहाँ पर रहे हो और ले जाकर के चंद्रमा पे बनाओगे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। जहाँ पर ढालो वहीं पर बनाओगे, तो उसके लिए हम जी के मान को कांस्टेंट कर देते हैं, जी के मान को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम सेल्फ वेट बात करेंगे और मास निकालेंगे क्या होगा यहाँ पर, अर्थात हम कहेंगे क्या, यहाँ हम कहेंगे, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू डेप्थ। बता भाई होगा कि नहीं होगा। और इनटू इसी को हम कर देते हैं क्या, आरसीसी। बता भाई क्लियर हो। डेंसिटी ऑफ रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ये यहाँ पर कितना ले जाएगा, तो हम कहेंगे इसके ऊपर पहले देखेंगे वो किस प्रवृत्ति के हैं या किस नेचर के हैं, उन्हीं के हिसाब से हम इनको भी देखेंगे। अब इनका जो नेचर है वो है प्रति मीटर, अर्थात 1 मीटर में इतना लोड आ रहा है। प्रति मीटर मतलब क्या, 1 मीटर में इतना लोड आ रहा है, तो वही प्रति मीटर हम यल बराबर यहाँ भी 1 करेंगे, और इसका मान हमने क्या ले लिया 1 इंटू बी। बी का मान कितना है जो आप निकाले हो 0.3, क्योंकि हम मीटर में सबको निकालना है तो इसको भी मीटर में रखेंगे। और डी का मान गहराई हम कह रहे हैं, चाहे इसको आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसको हम इसको लेकर के चल रहे हैं, और ये गुणे 0.62 आरसीसी का मान कितना आता है 25 किलोन्यूटन प्रति मीटर। अब यहाँ से जो भी मान आएगा वो आ जाएगा किलो न्यूटन प्रति मीटर। बता रहे क्लियर। तो इस क्वेश्चन को भी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 0.3 इंटू 0.62 इंटू 25, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 4.65 किलो न्यूटन। इसका मान कितना आ रहा है 4.65 किलो न्यूटन प्रति मीटर। बता रहे क्लियर। क्या इसके अलावा और कोई लोड आ रहा है, तो हम कह रहे हैं नहीं, 8 इसके लगा था, इसका सेल्फ वेट दोनों मिला करके हमारा लोड कितना आ गया 4.65 किलो न्यूटन प्रति मीटर। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं इसके बाद कोई लोड कार्य नहीं कर रहा है, तो अब क्या करेंगे कि हम इसी लोड के आधार पर बेंडिंग मोमेंट का मान निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो भी होता है, ठीक है। टोटल लोड हमारा कितना आएगा, 8 × 12 12.65 किलो न्यूटन
टोटल लोड का मतलब क्या, दोनों लोड को आप ऐड कर दीजिए, दोनों लोड को आप ऐड कर दीजिए। जब दोनों लोड को ऐड करेंगे तो वहां से आपका मान टोटल लोड का मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब बात आती है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट, भाई लोड जब मिल गया डायरेक्ट बात है, हम डायरेक्ट किस पे जाएंगे, बेंडिंग मोमेंट पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा अपना बढ़ाइएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, बेंडिंग मोमेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंसेप्ट अपना क्लियर रखिए बस। ठीक है, डरने की चीज नहीं है, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन मिल जाए सॉल्व कर लोगे, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर यूडियल लगा के हमने सॉल्व किया। अगर यहीं पर हम पॉइंट लोड लगा देते कहीं पर भी, इस पूरे धरन पर 1 पॉइंट लोड लगा दिए, 2 पॉइंट लोड लगा दिए, 3 पॉइंट लोड लगा दिए, पॉइंट लोड लगा, अब लोड के साथ उसका भी कैलकुलेशन किया जाएगा। परंतु ठीक है, समान जात के जो भी हैं, समान कास्ट के जो भी हैं उनको एक साथ रखेंगे, अर्थात जो यूडियल है उनको एक साथ कर दीजिए और जो पॉइंट लोड है उनको एक साथ कर दीजिए। अब दोनों के लिए मोमेंट लगा दीजिए। यूडियल के लिए जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है WL²/8। क्लियर हुआ, किसके लिए, यूडियल के लिए। यूडियल के लिए जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो WL²/8 होता है। और जबकि पॉइंट लोड के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे WL कितना होता है, 4। क्लियर हो गया। तो यूडियल वाला यूडियल में लगा दीजिए बेंडिंग मोमेंट, अब पॉइंट लोड वाला पॉइंट लोड के फार्मूला लगा दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल बेंडिंग मोमेंट आपका मिल जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन कब कब आता है ये, जब पॉइंट लोड कार्य कर रहा हो तो। यहाँ पर नहीं कार्य कर रहा है, यहाँ पर हम डायरेक्ट उसी को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि बेंडिंग मोमेंट Wm आपका आएगा WL²/8। स्मॉल एल लेकर के हम क्यों चल रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये सोम की चीजें हैं, लेकिन हमने बता दिया यहाँ पर भी। W का जो भी मान है 12.65, यल का मान कितना था, स्मॉल एल का मान कितना था 5.3 का स्क्वायर। अब पूरे के बारे में क्या कर दिया 8। यहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। निकालिए बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, हम कह रहे हैं 12.65 × 5.3। ठीक है, स्क्वायर में है, डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पर 8। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ना करो, आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। हो सके तो जो आपका वैल्यू आ रहा है वही आप उठा के रखिएगा। क्लियर हुआ। हमारा जो वैल्यू आ रहा है 44.42, 44.42। ठीक है, यूनिट क्या रखेंगे, ये आपका था किलो न्यूटन मीटर और ये आपका था मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। ठीक है, प्रति मीटर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कटेगा और यहाँ से जो बनेगा किलो न्यूटन इनटू मीटर। ये किसका मान आ गया, बेंडिंग मोमेंट का, अर्थात जो बेंडिंग मोमेंट का मान आ रहा है। ठीक है, वो हमारा कितना आ जाएगा 44.42 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन इनटू मीटर। ये जो हम अलग लिख रहे हैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस अब क्या है हमें बार बार मिटाना पड़ता है तो डाटा उसके जो है इरेज हो जाते हैं, इसलिए हम एक जगह लिख रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस सॉल्व करते हुए चले जाइए। क्लियर हुआ। बेंडिंग मोमेंट हमें मिल गया है, बेंडिंग मोमेंट हमें मिल गया है। अब हम जानते हैं कि अगर बेंडिंग मोमेंट को बराबर कर दिया जाए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के तो क्या कोई परिवर्तन हो सकता है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं भाई, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उस मोमेंट को रोकने का कार्य करता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको रोकने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि वही हमारा क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि इस बेंडिंग मोमेंट को बराबर करेंगे किसके, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। बेंडिंग मोमेंट को बराबर किसके करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो अगर इसको विस्तार से देखना है तो पीछे जाइए, देखिए जहां पर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ाए हैं वहां पर हमने बताया है। ठीक है, अब जब हम दोनों को हम बराबर करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि चूंकि हम जानते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू QED²। बता मैं जानते हो नहीं जानते हो। ठीक है, तो हम कहेंगे बिल्कुल जानते हैं, जहां पर Q हमारा क्या है, एक फैक्टर, जहां Q इज इक्वल टू क्या है, हमारा फैक्टर है जिसका मान कंक्रीट और स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके लिए हमने एक स्टील बनाया था, टेबल बनाया था, वहां से उठा के देखिएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे M20 Fe 415 के लिए जो Q का मान होता है 0.91 लिया जाता है। ठीक है, वो उठा के यहाँ पर रखेंगे और हम कहेंगे यमार इज इक्वल टू 0.91 और इनटू B का मान कितना है 300। क्या अब D का मान उठा के रखोगे ऊपर वाला, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, वो जो D था उसको हमने माना था,
और ये एक्चुअल मोमेंट निकालना है, किसके आधार पर निकालना है, आने वाले लोड को बियर करने के लिए निकालना है। क्लियर हो? तो हम क्या कह रहे हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, इस बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए कितना गहराई आवश्यक है। ठीक है, रिक्वायर्ड गहराई निकालना है, अर्थात हम कहेंगे रिक्वायर्ड डेप्थ यहाँ पर कितना होगा, और उस रिक्वायर्ड डेप्थ के लिए हम कहेंगे इस फार्मूले को बेंडिंग मोमेंट के बराबर कर दीजिए। और जब इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो वहां से हमें एक्चुअल डी का मान निकल सकता है, रिक्वायर्ड डी का मान निकल सकता है। इसलिए यहाँ पर कहेंगे डी स्क्वायर, हम यहाँ पर कहेंगे कि डी रिक्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेंडिंग मोमेंट के बराबर होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेंडिंग मोमेंट के बराबर होगा। और ये बी आपका एमएम में लिया गया है, बी आपका कितना लिया गया है, एमएम में लिया गया है। तो ये मान का मान एमएम में रखेंगे और इसके हम बराबर करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पर लिखेंगे 44.42 किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है, न्यूटन एमएम कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ से हम रखेंगे तो गुणे कर देंगे 10⁶, ये आपका हो जाएगा न्यूटन इंटू एमएम, पूरे का बटा कर देंगे। और यहाँ पर आपका बचेगा 0.91 और इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको डी रिक्वायर्ड का मान मिल जाएगा, ठीक है। तुरंत इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट कितना आपका है 0.91 और इंटू करेंगे हम 300 इक्वल करेंगे, ठीक है। ये आपका आ रहा है 403.36, डी रिक्वायर का जो मान आ रहा है 403.36, मतलब इतना आपको आवश्यक है, ठीक है, इतना आपको आवश्यक है। अगर इससे कम करोगे तब वहां पर सेक्शन आपका फेल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 403.36, क्या इतने का हमें थर्माबंदिया फ्रेमवर्क आपको मिल सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा। या तो आप 405 कीजिए या तो 410 कीजिए। अगर हम 400 कर देंगे, ठीक है, तो क्या ये फेल हो जाएगा। हम कह रहे हैं अगर वर्किंग स्ट्रेस से है, हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वर्किंग स्ट्रेस में, ठीक है, 10 mm का टॉलरेंस ले जाता है, जबकि लिमिट स्टेट में 5 mm का टॉलरेंस ले जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि चाहे इसको आप 400 कर दीजिए और चाहे इसको आप 410 कर दीजिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड है, हम बढ़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। हम यहाँ पर कह रहे हैं 410 mm, ठीक है। जो भी स्मॉल डी का मान आया वो कितना आ गया 410 mm, बता सकते हो। ये रिक्वायर इतना आवश्यक है। जब हम डिजाइन किए थे तो वो डिजाइन कैसा गहराई पर किए थे, ऊपर जाइए 620 mm, ठीक है। हमने कहा कि 620 mm पे जब हमने सेल्फ वेट निकाला तो 4.65 के आसपास आया था गहराई, वहां पर हमने 620 mm लिया था, जबकि यहाँ पर गहराई आपका 410 है। और इसी में हम कवर जोड़ देते हैं, इफेक्टिव कवर यहाँ पर हमने जोड़ दिया, ठीक है। और इफेक्टिव कवर जोड़ने के बाद 40 mm का इफेक्टिव कवर लेते हैं और मान लेते हैं हमारा कितना आ गया 450 mm, ठीक है। इफेक्टिव कवर जोड़ने के बाद जो भी इसकी डेप्थ आ रही है कितना आ रही है 450 mm आ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये 620 पे हमने डिजाइन किया है, जबकि इसकी गहराई कितना है 450। सेल्फ वेट यहाँ पर कम होगा, सेल्फ वेट यहाँ पर क्या होगा कम होगा, क्यों, क्योंकि इसकी गहराई कम है और इसकी गहराई यहाँ पर क्या है अधिक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि जो भी हमने डिजाइन किया है वह अधिक लोड के लिए कर लिया है, ये फेल नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आपके मन में आ रहा है भैया अधिक लोड के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो वो ये वर्किंग स्ट्रेस का, ठीक है, मेथड का नियम है कि क्या हम सिर्फ कोलैप्सिबिलिटी को ध्यान में देते हैं, ठीक है, कोलैप्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हैं, ना कि उसके इकोनॉमिकल को ध्यान में रखते हैं। क्लियर हो? तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सिर्फ हमें मजबूती देखना है बस। अगर इकोनॉमिक सेक्शन की आपको डिजाइन करना है तो आप लिमिट स्टेट पे इसको देखेंगे, ठीक है। और भारत सरकार द्वारा जो मान्यता है वो सिर्फ लिमिट स्टेट का ही है, इसका नहीं। ये तो हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं आपका बेस क्लियर करने के लिए, बस बताओ क्लियर हो। तो गहराई हमने निकाला, ये जो डी रिक्वायर हो 450 है, जबकि जो हमने एज्यूम किया था वो 620 किया था। तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या, हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि ये यहाँ पर क्या है सेफ है। क्लियर हुआ? हम जो कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। हमने ये कहा कि जो भी आपने गहराई निकाला था भाग सेल्फ वेट निकालने के लिए, वो आपने गहराई लिया था 620, भाग थोड़ा सा ज्यादा हो। हम सेल्फ वेट निकालने के लिए अगर हम 450 ले लें, मान लेते हैं कि सेल्फ वेट निकालने के लिए गहराई 450 ले लें, तो ये बताओ भाई आने वाला लोड ज्यादा होगा या कम होगा? हम कहेंगे जाहिर सी बात है लोड कम होगा, क्यों, गहराई यहाँ पर कम हो रही है। क्लियर हो? तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं
कि ये कम लोड है, ये ज़्यादा लोड है, और ज़्यादा लोड को लेकर के हमने डिजाइन किया था, तो हम कहेंगे कम वाला ऑटोमेटिक सेफ रहेगा। कम वाला क्या होगा? ऑटोमेटिक सेफ रहेगा। हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि डी रिक्वायर, ठीक है, कम है इससे डी एज्यूम से, अतः यह सेफ रहेगा। डेप्थ इसकी क्या रहेगी? सेफ रहेगी। अगर इसी का अपोजिट हो जाता, अगर इसी का अपोजिट हो जाता तो हम कह देते कि यहाँ पर ये सेक्शन क्या हो रहा है, ठीक है, फेल कर जाएगा। ये सेक्शन यहाँ पर क्या करेगा? फेल कर जाएगा। बता दो क्लियर होगा से, ठीक है। अच्छा, फेल कब करेगा? तो हम कहेंगे कि हमने इतने पे मान करके लोड निकाला और आ गया इससे ज़्यादा, तो जो अतिरिक्त आ रहा है गहराई, वो अतिरिक्त वेट भी हो जाएगा। जब अतिरिक्त भार हुआ तो डिजाइन फेल भी कर जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बता दो क्लियर हुआ यहाँ से? कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमारे ख्याल से, ठीक है। ये भाई थोड़ा सा माइक इधर उधर हो गया, ठीक है, इतना कर लिए। अब इस पर हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट पर डेरिज्म हो गया। अब इस पर हम क्या निकालेंगे कि डेप्थ तो आपने निकाल लिया, विड्थ भी आपने निकाल लिया। अब हमें जरूरत है स्टील रेनफोर्समेंट की। किसकी जरूरत है? स्टील रेनफोर्समेंट की जरूरत है। तो जो भी स्टेप होगा बढ़ा लीजिएगा, और यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? स्टील रेनफोर्समेंट। क्या निकालना है यहाँ? स्टील रेनफोर्समेंट निकाल रहे हैं। और उसके लिए चूंकि हम जानते हैं हमारे इज इक्वल टू क्या होता है? AST इंटू सिग्मा ST इंटू जेड। पता है क्लियर हो नहीं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, हम कहेंगे क्या, यहाँ से हमें निकालना है AST का मान, और AST इज इक्वल टू क्या आएगा? तो हम कहेंगे यमार अपान, ठीक है, सिग्मा ST और इंटू जेड, और जेड हमारा क्या होता है? J इंटू डी। क्लियर हो? यहाँ से हम ST का मान निकालेंगे और ST इज इक्वल टू आएगा, यमार के स्थान पर बेंडिंग मोमेंट रखेंगे 44.42 इंटू 10⁻�6, ठीक है, पूरे बटा करेंगे। सिग्मा ST कितना ले जाएगा? 415 के लिए 230, कितना ले जाता है? 230 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0.9। और डी का मान जो आपका आया है, डी का मान जो आपका आया है, और वो आया है कितना? 410, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से AST का मान आ जाएगा, यहाँ से कितना मान आ जाएगा? AST का मान आ जाएगा। अब यहाँ से हम अगर देखेंगे कि कितना आया, ठीक है, कितना आया, तो एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। हाँ, 6 डिवाइडेड बाई कितना है? 230 इंटू 0.9 इंटू 4, ठीक है। जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 523, ठीक है। AST इज इक्वल टू जो हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 523 ठीक है 388, अर्थात हम इसको मान लेते हैं 525, ठीक है, इतना हमने मान लिया, ठीक है। 525 में स्क्वायर जो हमारा है वो स्टील का एरिया आया। अब यहाँ से हम बात करेंगे क्या कि अगर हम इसमें 16 mm व्यास के सरिया यूज करें, कितना सरिया पड़ेगा? 15 mm बार अगर यूज करें तब कितना बार पड़ेगा? 12 mm का बार अगर यूज करें तब कितना बार पड़ेगा? 10 का करें तब कितना पड़ेगा? तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि जो मेन रेनफोर्समेंट होता है वह 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। मेन रेनफोर्समेंट 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, अतः 12 से 50 mm तक लिया जा सकता है। तो यहाँ हम कहेंगे क्या, ठीक है, उठा के तुरंत रख देते हैं 15 mm स्क्वायर 16 mm स्क्वायर की बार उठा के रख देते हैं। कोशिश कीजिए सम संख्या ही लेने का, क्योंकि जो बार होता है वो सम संख्या में ज्यादातर अवेलेबल रहता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो सम संख्या में हम रखेंगे ना, कहेंगे 16 mm स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पर लेंगे हम 16 mm 5, ठीक है, कि बार यूज करने पर जब 16 में व्यास के सरिया यूज करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे हम नंबर ऑफ बार यहाँ पर क्या होगा? टोटल AST अपान स्मॉल AST, टोटल AST अपान स्मॉल AST, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर AST मान कितना आएगा? 16 में व्यास है, तो इसके लिए हम बात करेंगे तो कहेंगे पाई4 और इंटू करेंगे 16 का स्क्वायर, ठीक है। 201 आ रहा है, कितना आ रहा है? 201। ये हमारा है 525 पूरे बटा 201, ठीक है, 525 और ये आ रहा है 201।
यहाँ से हम काट कर देंगे, नंबर आप 12 आ जाएगा। और ये नंबर आप 12 रहा है 525 भागे, ठीक है 201, ये आपका आया 2.6। ये हमारा कितना आ गया 2.6। अब बता भाई 2.6 बार आप डाल सकते हो, तो हम आएंगे 2.6 तो आप हो गए, या तो 2 या तो 3। अगर हम 2 डाल दिए तो फिल कर सकते हैं, फिल भी कर सकता है। तो इससे अच्छा क्या है कि हम जो भी यहाँ पर नंबर आप बार यूज करेंगे वो कितना यूज करेंगे, ठीक है 16 mm व्यास अगर बार है तो हम कहेंगे 3 बार यहाँ पर यूज किया जाएगा। कितना बार यूज किया जाएगा यहाँ पर 3 बार यूज किया जाएगा। कितने mm व्यास का 16 mm व्यास का। तो हम कहेंगे कि जो भी यहाँ पर नंबर ऑफ स्टील आ रहा है, नंबर ऑफ बार जो भी आ रहा है वो हम यहाँ पर कितना लेते हैं 3 लेते हैं। जब 3 लिया गया तो इसका जो AST था वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2.6 पे 525 आया था, हमने बार की संख्या को बढ़ा दिया। अच्छा बार की संख्या को हमने बढ़ाया तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर, ठीक है एक्चुअल जो AST आएगा वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और वो आपका हो जाएगा 603 mm²। बता रहे क्लियर में यहाँ से, ठीक है। अतः आप कह सकते हो कि अगर हम बीम को यूज कर रहे हैं तो उसकी जो साइज होगी, बीम की साइज जो होगा या साइज ऑफ बीम जो भी होगा वो होगा 300 × 450 mm, ठीक है। और जो भी स्टील होगा 16 mm 5/3 नंबर स्टील। ये आपकी हो गई क्या डिजाइन। अब इसके बाद आपका रहता है चेकिंग। तो चेकिंग के पहले हम लिमिट स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, कल हम लिमिट स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में क्या है चेकिंग के बारे में देखेंगे। क्लियर हुआ। आप क्वेश्चन लगाइए, आपको कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है वो क्वेश्चन आप हमारे पास सेंड कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, उसके पहले हम कहेंगे अगर आपको कुछ अच्छा लगा है चैनल के बारे में तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और डाउट्स अगर कोई है तो हमें आप कमेंट भी कीजिए।